हेलो दोस्तों, तो चलिए हम एडुटेरिया का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो केंद्रीय बजट 2023-24 का है, जिसे निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और चालू करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ। चलिए, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया। यह अमृतकाल में पहला बजट है। अमृतकाल के विजन सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडों में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया। पहला, नागरिक विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। तीसरा, बृहद आर्थिक सुरक्षित को सुदृढ़ करना। अमृतकाल भारत @100 तक कि हमारी भारत के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरित हो सके हैं। महिलाओं का आर्थिक विकास, सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूह को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। पीएम विकास प्रमाणित कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना। पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना। हरित विकास जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है 7%। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। कुल 45.03 लाख करोड़ का बजट आया तथा कुल प्राप्तियां होने का अनुमान 45,03,97 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्ति 26,32,281 करोड़ 26,32,281 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियां 18,70,816 करोड़। कुल खर्च होने का अनुमान 45,03,097 करोड़। राजस्व खर्च 35,02,136 करोड़। पूंजीगत खर्च 10,09,61 करोड़। विभिन्न घाटा 2023-24 का बजट अनुमान। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9%, कुल 17,86,816 करोड़। राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9%। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.7%। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3%। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, नोट कर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात लिखा गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम पढ़ते हैं। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमानित होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 17,86,116 करोड़ लगाया गया है। अर्थात इस बार सरकार को 17.87 लाख करोड़ रुपया उधार कर्ज लेना पड़ेगा। रुपया कहाँ से आता है? बजट 2023-24 के शीर्ष 6 मद। उधार और अन्य देयताएं 34%, माल और सेवा कर जीएसटी 17%, निगम कर कॉरपोरेशन टैक्स 15%, आयकर इनकम टैक्स 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%, सीमा शुल्क 4%,
रुपया कहाँ जाता है? बजट 2023-24 के शीर्ष 6 मद। ब्याज अदाई पे जाता है 20%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 17%, वित्त आयोग और अन्य अनावरण 9%, केंद्रीय प्र, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9%, रक्षा पे 8%। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई हैं, जिन्हें सप्त ऋषि की भांति कार्य करती हैं। तो पहला देखिए, समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। अच्छा, चलिए आगे पढ़ते हैं। प्राथमिक समावेशी विकास, कृषि एवं सहकारिता। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड, कृषि वर्धित निधि स्थापित की जाएगी। 2200 करोड़ रुपए के लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई। उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त और तथा गुणवत्तापूर्ण पौधे सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम बजट भाषण में लिया। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्था हैदराबाद को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योग को अधिक सक्षम बनाना है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए ऋण का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल वर्धन। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2047 तक सिविल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इससे प्रभावित जनजाति क्षेत्र में जागरूकता सृजन किया जाएगा एवं 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। फार्मास्यूटिक्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। प्राथमिकता दूसरा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समुदाय पीवीजीटी को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पॉजिटिव विकास मिशन शुरू किया जाएगा। चलिए आगे, अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजाति छात्रों के लिए चलाए जा रहे हैं। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी। कर्नाटक में सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में स्थानांतरणीय सूक्ष्म
सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% वृद्धि कर 79 मतलब 79 लाख करोड़ रुपए अधिक काम किया गया है। भारत साझा पूरा लेख निधान भारत श्री भारत एक प्रकार का डिजिटल पूरा लेखन लिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुस्तकालयों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। जेल में बंद निर्धन व्यक्ति जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में की गई है। प्राथमिकता तीसरा, अवसंरचना और विदेश। अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 करोड़ रुपए बढ़े परिव्यय के साथ राज्य के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजी निर्धारित निधि का प्रावधान किया गया है, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि आवंटन है। क्षेत्रीय हवाई टेक्निकलिटी में सुधार लाने के लिए 500 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया गया है। देखिए, हाँ, शहरी अवसंरचना विकास कोष यूआईडीएफ की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में हाई हाई ऋण का हाई आय ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंध राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टीयर 2 तथा टीयर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। चौथा चरण देखिए, सक्षमता को सामने लाना। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आईगेट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। इस देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप एप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई गई है। न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 700 करोड़ रुपए के परिव्यय में ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। चलिए, एमएसआई के संविदा निषादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास वन लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 लॉन्च किया गया। एमएसआई बड़े व्यापारियों और चैरिटेबल ट्रस्टों के उपयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉक स्थापित किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टेप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसे डिजिटलीकरण आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। 5G सेवा पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 1,000 लैब स्थापित किए जाएंगे।
चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं और धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।